हम 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स इसका अगला पार्ट बनाने जा रहे हैं। इससे पहले के 4 पार्ट्स में हमने सर्कुलर मोशन के कुछ टॉपिक्स पढ़े, डेफिनेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फिर बाद में उसके एप्लीकेशंस, फिर बाद में हमने कर्व सरफेस रोड पे मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए, फिर एंगल ऑफ बैंकिंग, इस कंसेप्ट से रोड को कैसे बैंक किया जाता है। इस तरह से हमने कुछ टॉपिक्स इससे पहले पढ़े हुए हैं। उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने उस लेक्चर्स में देख चुके हैं। क्लियर? सो ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम कोनिकल पेंडुलम आज पढ़ेंगे। ये कोनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके एंगुलर वेलोसिटी, उसके डेरिवेशंस रहेंगे इसमें, और इस पे न्यूमेरिकल भी रहेंगे। तो ये टॉपिक अगर बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी। कॉम्पिटिटिव में सिर्फ आपको फार्मूलाज पे ध्यान देना है, और बोर्ड के हिसाब से तो यहाँ पे आपको डेरिवेशंस भी याद में रखना पड़ेगा। क्लियर? तो ये नए सिलेबस में, पिछला सिलेबस का टॉपिक वैसे के वैसे मतलब इंट्रोड्यूस हुआ है, ज़्यादा कोई डीपनेस है नहीं इसमें, लेकिन पिछले सिलेबस में थोड़ा ज़्यादा डीप था, अभी इस सिलेबस में थोड़ा कम डीप हो गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, जो कि कोनिकल पेंडुलम है। क्लियर? सो कोनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम में क्या फ़र्क होता है, पहले इसको हमें समझना पड़ेगा। कोनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम मतलब पहले समझ लो पेंडुलम क्या होता है। पेंडुलम मतलब आपने वो पुराने ज़माने की जो घड़ी होती है, मतलब इस तरह से वो घड़ी रहती थी, ऐसे पूरा मतलब ऐसे घड़ी होके ऊपर से यहाँ पे डायल रहता था, और डायल के नीचे ऐसे एक ऐसे मेटल का रहता था, और नीचे ऐसे बॉब रहता था वो मेटल को, ये ऐसे घूमते रहता था यहाँ पे, मतलब इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस तरह से ऐसे घूमते रहता था। तो वो जो घड़ी होती थी, ये जो सिस्टम है इसका, ये ऐसे, तो इसको बोलते हैं पेंडुलम। ये ऐसे घूमते रहता है ना यहाँ से, ऐसा ऐसा, तो इसको बोलते हैं पेंडुलम। वो उसे पेंडुलम कहा जाता है। मतलब टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे, अ टाइनी मास कनेक्टेड टू अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड सस्पेंडेड टू द रिजिड सपोर्ट इज कॉल्ड एज पेंडुलम। मतलब एक छोटा सा मास एज्यूम कर लेंगे, कुछ तो भी छोटा मास है, वो कनेक्ट होगा एक लॉन्ग इनएक्सटेंसिबल, मतलब जो कि एक्सटेंड नहीं होगी, लॉन्ग होगी, और मासलेस फ्लेक्सिबल एक स्ट्रिंग होगी। उस स्ट्रिंग को हमने वो कनेक्ट कर दिया और उसे एक रिजिड सपोर्ट को लगा दिया। मतलब ये रिजिड सपोर्ट है, ये एक वो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। क्लियर? इसको एक मास लगा दिया तो ये ऐसे इधर 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 घूमते रहेगा ऐसे, मतलब ये ऐसे मोशन परफॉर्म करेगा इस तरह से। क्लियर? तो इस तरह से अगर ये एक ही प्लेन में मोशन परफॉर्म करेगा, मतलब ये ऐसे सिर्फ ऐसा ऐसे गोल नहीं घूम रहा है, ये सिर्फ ऐसे कर रहा है। क्लियर? मतलब ऐसे एक ही प्लेन में, तो हम बोलेंगे वो सिंपल पेंडुलम है। बराबर है? ये सिंपल पेंडुलम हो गया, वो घड़ी जैसा सिंपल पेंडुलम होता है। और अगर हम इस पेंडुलम को इस तरह से घुमाते हैं, मतलब ये पेंडुलम रहेगा ये ऐसे इस तरफ, तो ये ऐसे नहीं घूमेगा, ये पूरा सर्कल लगाएगा, मतलब ऐसे जाके उधर, मतलब ये ऐसे यहाँ पे आएगा, ऐसे यहाँ पे आएगा, फिर एक तरफ यहाँ पे आएगा, एक बार यहाँ पे आएगा, तो ऐसे गोल गोल घूमेगा ऐसा। क्लियर? मतलब हॉरिजेंटल सर्कल में ऐसे गोल घूमेगा। तो इस तरह के पेंडुलम को बोला जाएगा कोनिकल पेंडुलम। समझ आ गया? कोनिकल का मतलब ऐसे सर्कल में घूमता है नीचे, हॉरिजॉन्टल सर्कल, और सिंपल पेंडुलम का मतलब सिर्फ ऐसे फ्लक्चुएट होगा, मतलब ऐसे कर्व बनाएगा बस, वो भी वर्टिकल कर्व बनाएगा, हॉरिजॉन्टल नहीं बनाएगा। क्लियर? सो वर्टिकल में ऐसे घूमना चाहिए वो, लेकिन सिर्फ आधा ही कर्व बनाता है ऐसा, तो इसको बोलेंगे सिंपल पेंडुलम। और ये ऐसे अगर पूरा घुमा ऐसा, मतलब ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल में, हॉरिजॉन्टल वे में पूरा सर्कल बनाएगा, तो उसे बोलेंगे कोनिकल पेंडुलम। तो चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि वो सिंपल पेंडुलम का ये डेफिनेशन है, और कोनिकल पेंडुलम का भी वही रहेगा। कोनिकल पेंडुलम में किसको बोलेंगे, द स्ट्रिंग मूव्स अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द वर्टिकल एक्सिस एंड द पॉइंट ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन इन सच अ केस सिस्टम द कोनिकल पेंडुलम इज हैपन। मतलब अगर कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हमने एक मास कनेक्ट कर दिया ये ऐसा इस तरह से, बराबर है, तो ये जो है मास स्ट्रिंग मूव्स अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ वर्टिकल एक्सिस। ये वर्टिकल एक्सिस है इसका राइट सर्कुलर कोन, मतलब क्या, ये ऐसे राइट एंगल में ऐसे कोन जो होगा ये ऐसे इस तरह से ऐसे ऐसे घूमेगा ये कोन में, मतलब ये कोन बनाएगा ऐसे 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 घूम के कोन बनाएगा इस तरह से। क्लियर? इस राइट सर्कुलर कोन में अगर ये परफॉर्म करेगा यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, मतलब ये सर्कुलर मोशन में इस तरह से घूमेगा ये कोन बना के ऐसे, तो इसको बोलेंगे कोनिकल पेंडुलम। ये इस तरह से घूमता है, और सिंपल पेंडुलम सिर्फ ये ऐसे घूमता है बस। क्लियर? इस तरह से यहाँ पे जाएगा बस,
ऐसे गोल नहीं घूमेगा पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल में, ये सिर्फ ऐसे 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 घूमेगा, ये पूरा ऐसे ऐसे घूमेगा। ओके, समझ आ गया? तो बहुत सिंपल है डिफिनेशन पार्ट इसका। अब आगे चलते हैं जो कि कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ गया ना? एक स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग को हम राइट सर्कुलर कोन, वर्टिकल एक्सिस को राइट सर्कुलर कोन में घुमाएंगे, मतलब कोन के जैसा डायग्राम बनाएगा वो, और उसकी जो स्पीड रहेगी, मतलब जो मोशन रहेगी, वो यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन रहेगी। तो उस टाइप के पेंडुलम को बोलेंगे कोनिकल पेंडुलम। तो इस तरह से वो डायग्राम दिखती है, देखो, या ये पूरा ऐसे गोल घूम रहा है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे ये रिजिड सपोर्ट था, और ये पूरा ऐसे कोन बनाया गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आ सकता है, फिर ये यहाँ पे भी आ सकता है, फिर ये यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, देखो ऐसे, क्लियर? इस तरह से गोल घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमें इसका भी फोर्सेस एनालिसिस करना पड़ेगा कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसका फोर्सेस एनालिसिस क्या होगा। तो देखो, अगर ये पेंडुलम है, क्लियर, सो यहाँ पे ये पेंडुलम है, हमने इसको ए कंसिडर कर दिया। ओके, तो हमें यहाँ पे ये बॉब मिलता है हमारा, ये हमारा मास होगा यहाँ पे छोटा सा लगा हुआ, क्लियर? अब ये मास पे कौन कौन से फोर्सेस लगने वाले हैं? तो फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे? एक तो वेट लगेगा जो कि mg होगा, बराबर है, जो कि वेट फोर्स हो गया। और दूसरा तो इसको सेंटर की तरफ, मतलब ये इसे सर्कल में ही क्यों घूम रहा है ऐसा इस तरह से, क्योंकि इसको सेंटर की तरफ किसी ने उसमें खींच के रखा है, बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से लग रहा है इस पर? अब यहाँ पे इसको पकड़ के रखने वाली सिर्फ एक ही चीज़ है यहाँ पे, जो कि है ये स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग ने इसको पकड़ के रखा है बॉब को, बराबर है। तो ये स्ट्रिंग पे एक ऐसे सेंटर की तरफ एक फोर्स होगा ऐसे इस तरह से, तो उसको बोलेंगे हम टेंशन, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो खींची हुई है, तो टेंशन फोर्स है वो। और सबका सब कौन सा फोर्स है? टेंशन फोर्स है। तो हम उसे टेंशन कहेंगे, जिसको हमने नाम दे दिया T0, क्लियर? जो कि टेंशन डेवलप हुआ वो बॉब में। अब ये टेंशन जो है ये क्रॉस हो गया है, देखो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को ये क्रॉस हो गया फोर्स। तो जब भी क्रॉस होता है तो हम क्या करते हैं, उसको दो कंपोनेंट्स में सेग्रीगेट करते हैं। तो ये ऐसे इंक्लिनेशन में है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा इसका, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा T cos ऑफ थीटा, और हॉरिजॉन्टल बन गया T sin ऑफ थीटा, क्योंकि ये जो थीटा है वो यहाँ पे होगा इस तरह से, यहाँ पे आएगा थीटा। क्यों आएगा यहाँ पे थीटा? आप ठीक से समझो, अगर आपको ये थीटा का टर्मिनोलॉजी समझना है तो थीटा यहाँ पे आने वाला है, तो इसलिए कॉस यहाँ पे आया। अब ये थीटा क्यों यहाँ पे आया? ये इसे हमने वर्टिकल लाइन ले ली, अब ये भी तो एग्जैक्ट वर्टिकल थी, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। देखो दो पैरेलल लाइंस के बीच में कि ये दिख रहे हैं, ये इस तरह से, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये थीटा है, बराबर है, तो ये भी थीटा ही होगा, क्लियर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल उसके हिसाब से। तो यहाँ पे ये आपको पूरा डायग्राम यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये क्या क्या होता है। तो ये थीटा मतलब क्या है? सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं इसको। ये थीटा मतलब क्या होता है? सेमी वर्टिकल एंगल। अगर ये पूरा यहाँ पे होता तो इसको बोलते हैं वर्टिकल एंगल, और ये आधा वाला सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल कहते हैं उसको, थीटा को। तो चलो आगे चलते हैं। अब इसका सिर्फ फोर्सेस डायग्राम देखते हैं, बाकी सारे छोड़ देते हैं उसको। तो अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो ये वही डायग्राम है, यहाँ पे ये वर्टिकल एंगल होगा, ये टेंशन इस तरफ जाएगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये उसका वेट, और एक फोर्स। अभी यहाँ पे एक चीज़ समझने जैसी है, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ज़्यादा होता था तो ये बॉब यहाँ पे नहीं होता था, ये कहाँ पे आना चाहिए था? सेंटर को आना चाहिए था। लेकिन इतना डिस्टेंस से छोड़ के चल रहा है, बराबर, इतना रेडियस छोड़ के चल रहा है, तो इतना रेडियस छोड़ के चल रहा है तो कोई ना कोई फोर्स तो होगा जो उसे किस तरफ खींचेगा? बाहर की तरफ खींचेगा, बराबर है। मतलब अगर यहाँ पे कोई खिंचाव नहीं होता था बाहर की तरफ, तो ये बॉब कहाँ पे होना चाहिए था? डायरेक्ट सेंटर की तरफ आ जाना चाहिए था। लेकिन वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, मतलब जहाँ पे है वहीं पे घूम रहा है। तो इसका मतलब उसको इस तरफ तो किसी ने खींच के रखा ही है, लेकिन किसी ने आउटवर्ड की डायरेक्शन को भी खींच के रखा है, तभी जाके वो अपनी पोजीशन को छोड़ नहीं रहा, उसी सर्कल में घूम रहा है यूनिफॉर्मली। तो इसका मतलब है कि सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दोनों एक ही जगह पे वर्टिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हुए, क्लियर? सो हम सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल पढ़ चुके हैं इसके पहले। तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल दोनों की डायमेंशन एक ही होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में फ़र्क होता है। तो सेंट्रीपिटल का फार्मूला m/ω² होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल का भी m/ω² ही रहेगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगी। तो एक माइनस आएगा, एक प्लस आएगा,
बराबर है। तो सेंट्रीफ्यूगल को प्लस कंसिडर किया जाता है और सेंट्रीपिटल को माइनस कंसिडर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो हम आगे चलते तो हमारा पूरा डेरिवेशन आगे भी चलते रहेगा ठीक से। तो ये डायग्राम में देखो आप, हम क्या करेंगे इसमें, हम ये अभी यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो सारा का सारा ये वही बताएगा कि वर्टिकल सेक्शन लो, वहाँ पे कोनिकल पेंडुलम लो, उसको एक मास लो, उसका मास होगा छोटा यम मतलब स्मॉल यम, स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ होगी कैपिटल एल, उसका पोजीशन होगी पी, जो मास है वहाँ पे उसमें दो फोर्सेस लगे हैं। तो कौन से लगे हैं, एक तो वेट और दूसरा टेंशन। तो टेंशन को सेग्रीगेट करेंगे टू पार्ट्स में क्योंकि वो इंक्लिनेशन फोर्सेस है। तो टी जीरो कॉस ऑफ थीटा ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया और टी साइन ऑफ थीटा टी जीरो साइन ऑफ थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। क्लियर। तो इस तरह से ये पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ये पूरा मतलब इससे पहले भी हम इसको देख चुके हैं कि फोर्सेस को कैसे लिखना है। तो आप इसको पढ़ भी लेंगे तो भी समझ आएगा। अभी मैंने जो समझाया वो वही है, वो पूरा का पूरा। थीटा जो है वो एंगल मेड करेगा स्ट्रिंग विद द वर्टिकल, मतलब ये जो थीटा था ये थीटा कौन सा एंगल है, ये स्ट्रिंग और ये वर्टिकल, इन दोनों के बीच में का एंगल है, उसको हम बोलेंगे सेमी वर्टिकल एंगल। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है पूरी की पूरी, तो आपको ये समझना पड़ेगा। हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। तो यहाँ पे देखो ये बोलेगा कि इस डायग्राम में अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये सेंटर की तरफ कौन खींच रहा है इसको, मतलब हम वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करने का ट्राई करेंगे। हम वही करते हैं, अगर हमने फ्री बॉडी डायग्राम निकाल दी, ये फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं इसको, तो ये निकालने के बाद हम क्या करते हैं, वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, मतलब वर्टिकल फोर्सेस जो भी होंगे वो बैलेंस रहेंगे और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो भी रहेंगे वो बैलेंस रहेंगे। क्लियर। सो अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस होने चाहिए, अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड और राइटवर्ड इज इक्वल टू लेफ्टवर्ड, इस तरह से हम बैलेंस करते हैं उनको। तो यहाँ पे देखो हमारा जो लेफ्टवर्ड फोर्स है जो कि टी साइन ऑफ थीटा है, ये टी साइन ऑफ थीटा किस फोर्स को बैलेंस करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, तभी तो ये इस पोजीशन पे टिका हुआ है। अगर ये इन दोनों में से कोई भी अगर कम ज़्यादा हो जाता है तो ये पोजीशन छोड़ देगा उसकी, मतलब ये सर्कल में नहीं घूमेगा, दूसरी कोई कंडीशन में घूमेगा। तो हमें पता चल जाता है यहाँ पे कि टी साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होना चाहिए, यम आर ओमेगा स्क्वायर के, क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला है। वैसे ही टी जीरो कॉस ऑफ थीटा ऊपर का किसके बराबर होना चाहिए, एम जी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ऊपर नीचे भी नहीं हो रहा है, वो उसी सर्कल में घूम रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस होंगे, इस तरफ का इस तरफ बैलेंस हो जाएगा और इस तरफ का इस तरफ। तो हमें दो इक्वेशन मिले, देखो तो इक्वेशन हमें दो मिलते हैं जो कि हम वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। तो हमें मिलेगा टी जीरो कॉस ऑफ थीटा, ये मिलना चाहिए किसके इतना, एम जी के इतना। ये वर्टिकल इक्वेशन हो गया, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 वर्टिकल फोर्सेस को, मतलब ठीक है इक्वेशन नंबर 1 2 कुछ भी कंसिडर करो आप। इससे पहले हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं, तो टी बुक के हिसाब से तो 2 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे यम आर ओमेगा स्क्वायर, बराबर है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बोला जाएगा इसको। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को पहले बैलेंस किया, वर्टिकल फोर्सेस को बाद में करो। क्लियर। सो ये इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1। तो हमें क्या करना होता है, हमें दो इक्वेशन मिल गए तो हम पिछले के जैसा करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देंगे। मतलब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो भी था हमारा उसको इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा डिवीजन। देखो यहाँ पे आएगा टी जीरो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू यम आर ओमेगा स्क्वायर था, वहाँ पे कौन था, एम जी था, बराबर है। सो हमें क्या मिला आंसर क्या मिलेगा, आंसर देखो ये टी जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये इसका यम और इसका यम कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, यहाँ पे बचेगा साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये एम तो कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे बचा आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, बराबर है। क्लियर। सो यहाँ से हम ओमेगा स्क्वायर ढूंढ लेंगे, ओके। सो वो निकालेंगे आगे चल के। तो चलो ये इतना ध्यान में रख लो कि हमें वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस करना है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस करना है, और जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उसको वर्टिकल फोर्सेस के बैलेंस से डिवाइड कर देना है। तो जो मिलेगा वो ये मिलता है आपको, बराबर है। तो ये अगला डेरिवेशन आपको दिखेगा यहाँ पे देखो, ये हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस किया है, फिर ये वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस किया है, और फिर इक्वेशन नंबर 1.5 को 1.6 से डिवाइड कर दिया, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को वर्टिकल फोर्सेस से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद हमें ये कंडीशन मिली जो कि ये है, जो अभी हमने देखा, हमने यहाँ से क्या निकाला, ओमेगा निकाला। क्लियर। तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर, बराबर है। क्या आया था हमारा हमने अभी जो निकाला था इसमें हमें आया था साइन ऑफ थीटा। क्लियर। हमने जो निकाला था वहाँ पे आया था साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, इस तरह का था। तो
तो हमें क्या चाहिए, ओमेगा स्क्वायर होना, ओमेगा स्क्वायर चाहिए होता है, तो ये जी और ये आर को इस तरफ शिफ्ट कर देना पड़ता है। तो जी को आर इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो हमें मिलेगा ओमेगा स्क्वायर उस तरफ का, ये जी इस तरफ हो जाएगा, तो जी ये साइन ऑफ थीटा अपॉन ये जो आर है वो इस कॉस की तरफ आएगा, तो ये आर कॉस ऑफ थीटा, तो ये हमें मिलेगा। और ये यहाँ पे देख रहे हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन ऑफ थीटा अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा। सिर्फ हमने उस फॉर्मूले से ओमेगा को फाइंड किया। अब आप डायग्राम में फिर से अच्छे से देखेंगे तो हमें ये जो आर जो है, मतलब ये डिनोमिनेटर में हमारा जो आर आया है यहाँ पे रेडियस, ये रेडियस कितना होगा, ये रेडियस, तो डायग्राम में देखो, आप डायग्राम में देखो तो रेडियस हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यल। अब रेडियस इन टर्म्स ऑफ यल क्यों निकालेंगे, रेडियस रहने दिया तो कोई क्या प्रॉब्लम था, तो रेडियस क्यों नहीं चलेगी, मतलब ये जो रेडियस है ये हर बार मतलब हम ढूंढ नहीं सकते, मतलब ऐसे स्केल लेके हम कैसे क्या निकालेंगे इसको, तो ये चेंज होते रहेगा, जैसे जैसे स्पीड कम ज़्यादा होगा ये भी चेंज होते रहेगा। तो ये रेडियस को पट्टी लेके ऐसे प्रैक्टिकली हम मेजर नहीं कर सकते। तो हमें प्रैक्टिकली मेजर किसको करते आता है, ये इसके लेंथ को, क्योंकि ये तो हमने पहले ही डिसाइड करके डाली थी, बराबर है, तो हमें इसको डिसाइड करते आता है ठीक से। तो हम फार्मूला हमारा बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ लेंथ, बराबर है, ना कि रेडियस के फॉर्म में। तो ये लेंथ के फॉर्म में हम फार्मूला बनाएंगे हमारा, क्योंकि हमें ये प्रैक्टिकली मेजर करते आता है। ये प्रैक्टिकली मेजर करना पॉसिबल नहीं है, ये सर्कल को हम पट्टी लगा के कैसे क्या मेजर करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो हम इस थोड़ा रेडियस को लेंथ के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर बाद में फार्मूला में डाल देंगे। तो देखो ये एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री बैठ जाएगी, ये 90 डिग्री यहाँ पे हमारा थीटा भी है। तो हमें ये पता है कि ये पूरा लेंथ है और हमें ये पता है कि ये आर है, तो हमें आर को इन द फॉर्म ऑफ लेंथ जनरेट करना है। तो हमारे पास थीटा है, ये हाइपोटेनस है और ये अपोजिट साइड होगी उसके हिसाब से। तो हमें ये एल और ये थीटा और आर का रिलेशन कैसे मिलेगा, तो हमें कौन कौन से रिलेशन निकालना है, अपोजिट साइड का, हाइपोटेनस का और थीटा का। तो ये अपोजिट हाइपोटेनस किस फंक्शन में आते हैं, तो साइन में आते हैं। देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ थीटा, तो अपोजिट साइड आएगा आर और हाइपोटेनस आएगा एल। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर की, तो हम एल को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा साइन ऑफ थीटा और ये एल इधर मल्टीप्लाइड, ओके, इज इक्वल टू आर। तो हमें आर का फॉर्मूला मिला एल साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू आर, बराबर है। हमने ये एल के फॉर्म में आर को कन्वर्ट कर लिया ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके। तो हमें आर का मतलब मिलता है एल साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये कैसे निकाला अभी हमने। तो ये वैल्यू लेके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, बराबर है। नहीं तो दूसरा एक ऑप्शन है, आप ओमेगा की वैल्यू दूसरी अलग से निकाल के दोनों को कंपेयर कर दो। तो देखेंगे दोनों ऑप्शन देखेंगे, अभी बुक के हिसाब से चले तो कंपेयर किया है इन्होंने। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम हमारी ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ओमेगा की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ, बराबर है, जी साइन ऑफ थीटा अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा, ये आनी चाहिए, बराबर है, ओमेगा की वैल्यू। कोई डाउट इसमें नहीं। तो चलो अब इसको थोड़ा सब्स्टिट्यूट करके निकाल देते हैं। तो ये आर की वैल्यू मैंने क्या डाली, एल साइन ऑफ थीटा, तो क्या बन जाएगा, ये ओमेगा बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी साइन ऑफ थीटा अपॉन आर का मतलब होता है एल साइन ऑफ थीटा और ये बचेगा कॉस ऑफ थीटा। तो ये साइन ऑफ थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें सिर्फ वैल्यू मिलेगी, हमें क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, रिमेनिंग टर्म्स जो बची वो क्या है, जी एल और कॉस ऑफ थीटा और ये बचा वाला स्क्वायर रूट, ये हमारी ओमेगा की वैल्यू मिली। तो आपको सिर्फ यहाँ पे वही फार्मूला दिखेगा, देखो ओमेगा का ये फार्मूला है, ये फार्मूला देखो स्क्वायर रूट ऑफ जी एल कॉस ऑफ थीटा, जो कि यहाँ से लिए गए, समझ आ गया। ये साइन कैंसिल होने के बावजूद वो बचा, हमने जब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। तो इस तरह से ये एक फार्मूला हमें पता चल गया अभी, ओमेगा का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस ऑफ थीटा। और हमें इससे पहले हमने सर्कुलर मोशन में ये भी देखा था कि ओमेगा के हमें दो फार्मूले तो मतलब पूरा याद है, 2 पाई एन, मतलब एन का मतलब फ्रीक्वेंसी, और ये एन क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। सो इस हम ओमेगा का ये एक फार्मूला ये भी जानते हैं कि 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। तो हमें दोनों फार्मूले मतलब याद ही होने चाहिए, ये दोनों फार्मूले, तो मतलब इसमें कोई तो दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए आपको। तो ये 2 पाई बाई टी हो गया, बराबर है। तो हमारे पास ओमेगा का ये एक फार्मूला है और हमने ये अभी एक निकाला था, तो हम दोनों को कंपेयर कर देंगे तो कोई गलत हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि दोनों फार्मूला तो ओमेगा के ही है, तो दोनों को हम कंपेयर कर ही सकते हैं। तो हमने दोनों को अगर कंपेयर कर दिया तो ये दोनों कंपेयर हो गए, बराबर है। 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू, ये हमने यहाँ से एक ओमेगा का फार्मूला निकाला था, वो दोनों को कंपेयर कर दिया। अब हमें यहाँ से टाइम पीरियड का फार्मूला चाहिए, तो हम ये 2 पाई को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो टाइम पीरियड हमें क्या मिल जाएगा,
टाइम पीरियड मिलेगा, ये टी इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये पूरा का पूरा इस तरफ जाते टाइम रेसिप्रोकल हो जाएगा, यल कॉस ऑफ थीटा ऊपर और जी नीचे। तो इस तरह से रेसिप्रोकल होने के बाद हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिलता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल कॉस ऑफ थीटा जी, बराबर है। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको याद रखना है, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम दैट इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल कॉस ऑफ थीटा अपॉन जी। अब देखो एक बार अगर टाइम पीरियड मिल जाता है तो फ्रीक्वेंसी निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर लो तो आपको क्या मिल जाती है, फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। मतलब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, उसी तरह से टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होगा, बराबर है। तो हमें अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, जो भी हमारा टाइम पीरियड का फार्मूला है उसका रेसिप्रोकल कर लो। रेसिप्रोकल मतलब नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे। तो बस क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला है, तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या था, ये था, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो। ये 2 पाई जो ऊपर था वो डिनोमीटर में आएगा, ये जी ऊपर चला जाएगा और ये एल कॉस ऑफ थीटा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये फार्मूला आपको मिल जाएगा, ये 2 पाई नीचे आ गया, ये जी ऊपर चला गया और ये एल कॉस ऑफ थीटा नीचे आ गया। तो ये टाइम पीरियड का फार्मूला याद रखो, फ्रीक्वेंसी अपने आप याद हो जाती है। तो ये दोनों फार्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोनिकल पेंडुलम के हिसाब से। कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल कॉस ऑफ थीटा अपॉन जी। इसमें एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कॉस ऑफ थीटा का मतलब थीटा मतलब सेमी वर्टिकल एंगल, जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और 2 पाई तो आपको पता ही। तो चलो आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ डिड यू नो में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। फॉर अ गिवन सेटअप एल एंड जी आर कॉन्स्टेंट, दस बोथ पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन थीटा। अब अगर कोई सेटअप होगा जिसमें लेंथ और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो दोनों कांस्टेंट है, मतलब लेंथ भी चेंज नहीं होगी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज नहीं होगी। मतलब अर्थ पे तुम काम करोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहीं पे भी चेंज नहीं हो रही है, आप कोई भी हाइट वगैरह कुछ चेंज नहीं कर रहे हो, उसी सरफेस पे काम कर रहे हो पूरा का पूरा। तो उस केस में आपका जो भी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी होगा वो पूरा का पूरा डिपेंड हो जाएगा किस पे, वो सेमी वर्टिकल एंगल पे, क्योंकि उस टाइम पीरियड को चेंज करने वाले 3 ही पैरामीटर है। आप फार्मूला ठीक से देखो, टाइम पीरियड किस हिसाब से चेंज होगा, यहाँ पे चेंज करने वाले 3 चीज़ें हैं, यहाँ पे यल, ये थीटा और ये जी। तो एक तो यल चेंज करेगा, नहीं तो थीटा करेगा, नहीं तो जी करेगा। आपने क्या बोला, जी भी कांस्टेंट और थीटा यल भी कांस्टेंट, तो कौन चेंज करेगा उसको, थीटा चेंज करेगा। तो सेमी वर्टिकल एंगल पे डिपेंड हो जाएगी वो टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड आपका डिपेंड हो जाएगा सेमी वर्टिकल एंगल पे। अब आगे का पॉइंट देखते हैं, ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन द स्ट्रिंग कैन नेवर बिकम्स हॉरिजॉन्टल, दिस कैन बी एक्सप्लेन इन 2 डिफरेंट वेज। हम जब भी रिवॉल्यूशन करेंगे, इसको घुमाएंगे, तो वो जो स्ट्रिंग है वो कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, डायरेक्ट सीधा हॉरिजॉन्टल घूमेगी। मतलब ये कैसे, अभी ऐसा मतलब ऐसे घूम रही थी ऐसे, तो ऐसे नहीं, डायरेक्ट इस तरह से यहाँ पे सर्कल बना देगी डायरेक्ट, मतलब इस तरह से ऐसे, क्लियर। तो इस तरह से नहीं घूमेगी, ऐसे नीचे ही घूमनी चाहिए। ऐसे यहाँ पे इतना बड़ा सर्कल चलेगा, थोड़ा और भी चलेगा, लेकिन ऐसे पूरा स्ट्रेट नहीं चलेगा सर्कल, मतलब पूरा ऐसा रेडियस का ऐसे पूरा घुमा के पूरी स्ट्रेंथ से हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल सर्कल बना दे, इस तरह से नहीं चलेगा। तो ऐसे क्यों नहीं होता है और ऐसे क्यों पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए 2 रीज़न दिए जाते हैं। तो पहला रीज़न है, इफ़ द स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल, अगर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाए, द फोर्सेज ड्यू टू टेंशन विल ऑल्सो बी द हॉरिजॉन्टल। तो जो फोर्सेस की वजह से जो टेंशन लग रहा था वो भी हॉरिजॉन्टल हो जाता है, क्योंकि टेंशन लग रहा था स्ट्रिंग की वजह से, और अगर स्ट्रिंग ही हॉरिजॉन्टल हो गई है तो टेंशन भी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। मतलब स्ट्रिंग इस तरह से हो गई तो यहाँ पे ये जो है ये बीच में रिजिड सपोर्ट, और यहाँ पे ये बॉब हो गया, तो ये बॉब में जो टेंशन लगने वाला था इस तरफ ऐसे, ये सेंटर की तरफ ये टेंशन लगने वाला था T0, वो हॉरिजॉन्टल लगेगा पूरा का पूरा, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो टेंशन भी हॉरिजॉन्टल हो गया। तो अगर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है तो टेंशन के वर्टिकल कंपोनेंट निकलेगा ही नहीं। इसके यहाँ पे देखो आपने T0 साइन ऑफ थीटा, T0 कॉस ऑफ थीटा, ऐसे 2 कंपोनेंट निकलते थे, क्यों, क्योंकि ये टेंशन ऐसे टेढ़ा होता था, क्लियर, ऐसे क्रॉस। तो ऐसे ये ऐसे इंक्लिनेशन में था, इसलिए 2 कंपोनेंट थे। अगर इंक्लिनेशन नहीं होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट आने का कोई सवाल नहीं उठता है। सिर्फ कौन सा कंपोनेंट रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, जो कि रहेगा T0, बस खत्म, उसमें कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा लेने की। तो ये चीज़ जो है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं आने वाला हमारा। तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा नहीं तो आप फार्मूला में ठीक से देखो, वर्टिकल कंपोनेंट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब अगर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया तो आप डायग्राम की तरफ चले, तो ये डायग्राम है हमारा, अगर हमारा वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, क्लियर, देखो
अगर हमारा वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, मतलब ये जीरो हो गया, तो ये नीचे का भी तो जीरो हो जाएगा। तो एम जी को बैलेंस करने के लिए कोई भी फोर्स ऊपर नहीं है, बराबर है। एम जी को कोई भी बैलेंस नहीं करेगा। तो अगर एम जी को बैलेंस नहीं होगा, क्लियर, तो ये एक पॉसिबल केस हो जाती है। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि आप वेट को बैलेंस नहीं करेंगे तो वेट उसको नीचे खींच लेगा, तो वहाँ पे नहीं घूमना चाहिए वो। तो ये एक कंडीशन है कि जहाँ पे वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। और एक दूसरी कंडीशन है कि अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग घूमेगी तो ये जो थीटा है वो 90 हो जाएगा, बराबर है। दिस विल इंडिकेट द फ्रीक्वेंसी टू बी इनफाइनाइट एंड द पीरियड टू बी जीरो। तो इससे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर देखो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला देखो आप, अब फ्रीक्वेंसी में होता क्या है, देखो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला देखो, फ्रीक्वेंसी के फार्मूला में ये कॉस ऑफ थीटा है जो कि 90 हो जाएगा। अगर कॉस 90 हो जाता है तो मतलब उसका मतलब हो जाता है, कॉस 90 का मतलब होता है ज़ीरो। कॉस 90 का मतलब होता है, कॉस 90 डिग्री का मतलब होता है ज़ीरो ज़ीरो। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, ये कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ज़ीरो हो जाएगी ये पूरी की पूरी। अगर ये डिनोमीटर जीरो हो गया तो ये पूरा का पूरा इन्फिनिटी आ जाएगा आंसर, बराबर है। और इन्फिनिटी इंटू कुछ भी करो तो आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। और अगर फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी है तो टाइम पीरियड जीरो। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर के, मतलब अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो 1/, हमें फ्रीक्वेंसी करनी पड़ती है, बराबर है। तो अगर हम 1/, इन्फिनिटी कर दे तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ज़ीरो। 1/, का मतलब ज़ीरो, और इसका आंसर तो इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि 1/0 का मतलब इन्फिनिटी होता है। तो इस तरह से हम अगर ये 90 डिग्री ले लेते हैं, मतलब पूरा 90 डिग्री में अगर वो घूमने लगेगा, ऐसा हॉरिजॉन्टल घूमने लगेगा, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा वर्टिकल, सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब क्या होता है, ये वाला जो थीटा है, ये पूरा का पूरा, ये थीटा ये पूरा 90 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से यहाँ पे। तो ये कॉस ऑफ 90 की वैल्यू होने की वजह से वो फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी हो जाती है, और ये जो हमारी जो टाइम पीरियड है वो ज़ीरो हो जाता है। तो इससे हमें कुछ चीज़ें समझती है, देखो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इस तरह से नहीं बोल सकते कि फ्रीक्वेंसी इन्फाइनाइट हो गई। फ्रीक्वेंसी का मतलब उतने नंबर ऑफ साइकिल्स, इन्फिनिटी तक चलेंगे नंबर ऑफ साइकिल्स, वैसा पॉसिबल नहीं है। और टाइम पीरियड जीरो कैसे क्या हो सकता है, अगर टाइम पीरियड जीरो हो गया तो इसका मतलब वो टाइम रुक गया वहाँ पे। टाइम कभी किसी के लिए जीरो नहीं हो सकता, समझ गए। सो टाइम पीरियड जीरो होगा ही नहीं, तो टाइम रुकेगा नहीं किसी के लिए, तो ये तो पॉसिबल केस है ही नहीं। तो इस केस में हमें पॉसिबल केस नहीं मिलती है, जो कि फिजिक्स के हिसाब से गलत हो जाती है। तो यहाँ पे देखो हमारा टेंशन का जो फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, दोनों के दोनों क्या आती है, इन्फाइनाइट आते हैं। अब टेंशन का फार्मूला क्यों इन्फाइनाइट आएगा, तो सीधी सी बात है, हमारा थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री, तो ये नीचे की टर्म जीरो हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। रहा इसका सवाल, तो ये टेंशन ना होने की वजह से ये भी इन्फिनिटी आ जाते हैं, बराबर है। इसमें ओमेगा की वैल्यू, इसमें ये ओमेगा की वैल्यू, दोनों इन्फिनिटी आने की वजह से सब इन्फिनिटी हो जाता है। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी, टेंशन दोनों इन्फिनिटी आएंगे, फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी आएगी, टाइम पीरियड जीरो आएगा, इसलिए ये केस पॉसिबल नहीं है। क्लियर, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होता है। आप प्रैक्टिकली अगर इसको समझेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो वो कभी भी हॉरिजॉन्टल सर्कल की रेडियस इतना, मतलब 90 डिग्री, सेमी वर्टिकल एंगल कभी भी 90 डिग्री का नहीं होगा। अगर होता है तो ये पॉसिबल होने ही नहीं वाली केस, आप प्रैक्टिकली इसको ले ही नहीं सकते। थ्योरेटिकली हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होगा। तो इस तरह से ये पूरा कोनिकल पेंडुलम था। तो कोनिकल पेंडुलम के कॉन्सेप्ट अच्छे खासे समझ गए होंगे आपको अभी फ़िलहाल। तो आगे चलते हैं, अभी कुछ न्यूमेरिकल्स है यहाँ पे। तो पहला न्यूमेरिकल अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल क्या है ये पहला। तो अ मेरी गो राउंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल वर्टिकल पिलर। एक मेरी गो राउंड है जो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, तो ये सेंट्रल वर्टिकल पिलर है, क्लियर दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको सीधा। ओके, सो ये सेंट्रल वर्टिकल पिलर। अब इसको दो आर्म्स है इस तरह से, और ये इंक्लिनेशन आर्म है, और यहाँ पे जो एंगल दिया है वो थीटा दिया है, और ये इतना है 1.5 है, ये पूरा 2.1 है, और इसको हम पूरा रेडियस बोलेंगे, ऐसे गोल 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 घूमेगा ये, बराबर है। यहाँ पे ये बच्चे होंगे, मेरी गो राउंड मतलब क्या है, बच्चों को ऐसे लटका के रखते हैं, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खींचने की वजह से उनको अच्छा लगता है, मतलब यहाँ पे बैठ के ऐसे घोड़े पे बैठते हैं यहाँ पे बच्चे, और उनको मतलब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से खींचे जाते बाहर, तो उनको अच्छी फीलिंग आती है। तो वो एक खेलना है, जैसे मेले में होता है ये। तो ये मेरी गो राउंड का जो पिलर होता है, एट द टॉप ऑफ इट देयर आर हॉरिजॉन्टल रोड विच कैन रोटेट अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। एक हॉरिजॉन्टल रोड पे ये वर्टिकल एक्सिस पर अराउंड होंगे, घूमेंगे। एट द एंड ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल रोड देयर इज अ वर्टिकल रॉड फिटेड लाइक अ एल्बो जॉइंट। एक वर्टिकल रॉड यहाँ पे फिटेड किया है एल्बो जॉइंट से, एल्बो मतलब एल के शेप का जॉइंट होगा ये,
एट द लोअर एंड ऑफ द ईच वर्टिकल रॉड देयर इज़ अ हॉर्स ऑन विच द राइडर कैन सिट। यहाँ पे ये हॉर्सेस दिख रहे हैं आपको, मतलब सबसे नीचे ये हॉर्सेस दिख रहे हैं जहाँ पे हमारे जो भी बच्चे होंगे, जो भी राइडर होंगे वो सीट करेंगे। एज अ मेरी गो राउंड इज सेट इन टू द रोटेशन, ये रोटेशन अगर लगाएगा तो दिस वर्टिकल रॉड मूव्स अवे फ्रॉम द एक्सेल बाय मेकिंग एन एंगल विद द वर्टिकल। मतलब ये जब राउंड लगाएगा तब ये थोड़ा सा ऐसे टिल्ड हो जाएंगे, कितने डिग्री एंगल से, थीटा डिग्री एंगल से टिल्ड हो जाएंगे, ये बोल रहा है वो। वर्टिकल रॉड वर्टिकल एक्सिस से थीटा डिग्री का एंगल जनरेट करेगा जब ये ऐसे गोल घूमने लगेगा। क्लियर? सो द अबोव फिगर शोज द वर्टिकल सेक्शन of the merry-go-round in which the initially vertical rods are inclined with the vertical at 37 डिग्री। सबसे शुरुआत में ये 37 डिग्री होगा, क्लियर, और बाद में ये बढ़ेगा। तो ये हमें थीटा की वैल्यू देके रखी है इसने। ड्यूरिंग द रोटेशन ये 37 होगा। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द मेरी-गो-राउंड, तो हमें ढूंढनी है उसकी फ्रीक्वेंसी, ढूंढनी है इन मेरी-गो-राउंड्स की जब वो रिवॉल्यूशन करता है। तो इसके लिए हमें जी की वैल्यू पता है, पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साइन ऑफ 37 की वैल्यू देके रखी है जो कि 0.6 है। तो देखो हमें फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है इस बार, तो हमें पहले इसका फोर्सेस एनालिसिस करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस कैसे कैसे लगने वाले हैं हमें, और तब जाके हमें ये समझेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी क्या होता है। तो हमें अगर आपको डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पता है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे निकालना पड़ेगा आपको। अगर अलग अलग केस में आप डिराइव करना सीख जाओ तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। तो यहाँ पे देखो डिराइव करना अच्छा रहेगा कभी भी। तो ये जो है यहाँ पे एक वेट रहेगा इसका जो कि होगा mg, बराबर है। यहाँ पे टेंशन लगने वाला है जो कि स्ट्रिंग से, जो कि इस रॉड से लगेगा, जो कि लगेगा टेंशन, समझो टी लगा तो इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऐसे दो कंपोनेंट निकलेंगे, बराबर है। यहाँ पे लगेगा टी कॉस ऑफ थीटा और यहाँ पे आएगा टी साइन ऑफ थीटा। तो इस तरह से दो कंपोनेंट, और ये टी साइन ऑफ थीटा उसको सेंटर की तरफ खींचेगा तो ये किसके इतना होगा, यम आर ओमेगा स्क्वायर के इतना होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इतना। तो बस हमें पता है, तो हम बोलेंगे टी साइन ऑफ थीटा की वैल्यू किसके इतनी, यम आर ओमेगा स्क्वायर की इतनी, और ये टी कॉस ऑफ थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को बैलेंस करेगा। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, तो बस इसको लिख लो। तो हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करने का ट्राई करेंगे। पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो गिवन था कि आपको जो हॉरिजॉन्टल रॉड दिया है उसकी हाइट कितनी है, 2.1 मीटर की है। जो लेंथ इनिशियली वर्टिकल रॉड में था उसकी लेंथ थी 1.5, जो ऐसे टेढ़े थे ऐसे, मतलब ये ऐसे 2.1 था और यहाँ पे 1.5 थे, बराबर है। अब अगर मुझे ये पूरी इसकी रेडियस चाहिए इतनी, मतलब ऐसे गोल घूम रहा था ना ऐसा इस तरह से, तो इसकी अगर रेडियस चाहिए, ये रेडियस, तो आप ठीक से समझो इसको, देखो ये ऐसा है, बराबर है, यहाँ से। अब डायग्राम ठीक से निकाल लेता हूँ, मतलब यहाँ पे देखो, अगर मुझे रेडियस चाहिए तो ये रेडियस इतनी है, यहाँ पे आपको इतना तो पता ही है जो कि है ये 2.1, तो इसको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक हमें सिर्फ कितना निकालना पड़ेगा, अगर हम इसको निकाल पाते हैं इतना, ये तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, हमें थीटा पता है 37 डिग्री, ये थीटा कितना है 37 डिग्री, तो हमारे पास यह हाइपोटेन्यूस होगा, ये अपोजिट साइड होगी, तो हमें साइन का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि अपोजिट साइड मिल जाएगी हमें। तो अगर हम साइन ऑफ 37 डिग्री लेते हैं यहाँ पे, साइन ऑफ 37 डिग्री, तो हमें क्या मिलेगा, अपोजिट साइड मिलेगी, ये बाहर वाला पार्ट, बराबर है। तो ये अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 1.5, तो ये अपोजिट साइड जो कि ये है, ये कितना मिलेगा 1.5, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपोजिट साइड मिलेगा 1.5 साइन ऑफ 37 डिग्री, बराबर है। तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, इसका ये पूरे इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरे इसका मतलब हो गया 1.5 साइन ऑफ 37, तो ये 2.1 और ये 1.5 37, इन दोनों की प्लस कर देंगे तो पूरा रेडियस मिलेगा, बराबर है। तो ये पूरा रेडियस हम ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की, साइन का फंक्शन, ये इस ट्रायंगल में, इस छोटे से ट्रायंगल में साइन का फंक्शन यूज़ करो। तो साइन का फंक्शन यूज़ करने के बाद हमें यहाँ पे मिलता है कि जो रेडियस हमें मिला वो मिला ये हाइट वाली जो कि थी 2.1, और ये v साइन ऑफ 37, v का मतलब होता था 1.5, तो यहाँ पे ये पूरा मिला के इसको कैलकुलेट करने के बाद पूरा मिलेगा 3.0 मीटर। अब हमें साइन ऑफ 37 की वैल्यू पता थी, हमने वो सब्स्टिट्यूट कर दी, 1.5 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये 2.1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो सारी वैल्यूज मिलाने के बाद हमें आंसर मिलेगा 3। क्लियर? बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। v का मतलब 1.5 है, यहाँ पे दिया है हमें, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, बस आपको बस एडिशन करना है, बस कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे हम वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। तो वर्टिकल फोर्स आपने देखा होगा कि वर्टिकल में टी कॉस ऑफ थीटा था और हॉरिजॉन्टल में mg था, बराबर है। ऐसे ऊपर टी कॉस ऑफ थीटा जाता था और डिवाइड ये mg जाता था, इधर हमारा टी साइन ऑफ थीटा था
और इस तरफ हम बोलते थे उसको कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा टी साइन ऑफ थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये टी साइन ऑफ थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये टी कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू एम जी। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस करने के बाद ये मिला हमें। तो चलो हम अपने अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो एम आर ओमेगा स्क्वायर की जो चीज़ है, मतलब यहाँ पे देखो ये एम आर ओमेगा स्क्वायर है, बराबर है। अब एम आर तो रहने दो, लेकिन ओमेगा स्क्वायर का तो फार्मूला हमें इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखते आता है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। अब ओमेगा का और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है, 2πn। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ओमेगा स्क्वायर। तो हम ओमेगा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, एन का स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर का फार्मूला मिलेगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, बराबर है। तो यहाँ पे हमने वो डाल दिया, देखो दिख रहा है क्या, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हमने यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, और ये एम आर एज इट इज़ रह गए। जो एम आर थे पहले के वो यहाँ पे दिख रहे होंगे, आपको दिख रहे हैं एम आर पहले के एज इट इज। तो बस यहाँ से क्या करो, आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है। और ये जो हमने जो निकाला है यहाँ पे से फार्मूला, अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। तो ये इक्वेशन, ये टी साइन ऑफ थीटा का मतलब ये है, और ये इसका मतलब ये है। तो हम वही करेंगे, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमें डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा ये देखो, ये टी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ये मिला 4 पाई स्क्वायर यम आर एन स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 था, उसको हमने क्या किया, देखो हमारा इक्वेशन नंबर ये 2 था, क्लियर, इक्वेशन नंबर 2 था। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन होने के बाद क्या मिलेगा, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, ये था टी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम जी, बराबर है। तो आफ्टर डिवीजन क्या मिलता है हमें, आफ्टर डिवीजन हमें मिलता है कि ये टी टी तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे यम और यम कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे एक बचा क्या, तो जो भी बची कुछ टर्म मिलेगी वो ये मिलेगी, ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा का मतलब हो जाएगा ये टैन ऑफ थीटा, और यहाँ पे बचेगा ये 4 पाई स्क्वायर आर एन स्क्वायर अपॉन जी, बराबर है। तो ये जितना बचा वो टर्म आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये पूरा मिला के, क्लियर। तो हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करने के बाद हमें ये टैन ऑफ थीटा की वैल्यू मिली। तो हमें यहाँ से सिर्फ एन को ढूंढना है, क्योंकि हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल लेंगे, तो ये फ्रीक्वेंसी को अलग कर दो ये इस फॉर्मूले से। तो फ्रीक्वेंसी अलग कर दिया तो ये जी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये 4 पाई आर इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा डिनोमीटर में। तो हमें और एन स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो हमें फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला मिलेगा शिफ्टिंग करने के बाद। तो हमें सबकी वैल्यू भी पता है, थीटा की वैल्यू पता है, 4 आर की भी वैल्यू पता है। तो बस अपनी अपनी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दो और आंसर निकाल दो, क्लियर। तो बस उतने आ जाने के बाद हमारा आंसर निकल जाता है। ओके, सो इस तरह का ये चीज़ें होती हैं, तो हमें उसको ठीक से समझना पड़ता है। अब यहाँ पे जी की वैल्यू भी पता है, सबकी वैल्यू पता है, तो सब निकल जाएगा अच्छे से। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना है आपको, फ्रीक्वेंसी को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे निकालना है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस रहेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 1.5 भी है नीचे।